हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो एमकॉम सेकेंड ईयर में प्राइवेट में आपका पेपर है इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो उसमें 2013 का मैं क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करूंगा। हिंदी मीडियम में मेरे को 2013 और 2014 के क्वेश्चन पेपर ही दो मेरे को अभी तक अवेलेबल हो पाए हैं, और इंग्लिश मीडियम में मेरे पास 2014 से लेकर के 2020 तक के हैं। तो उसमें से मैं दो क्वेश्चन पेपर 2020 का 2014 का मैं इंग्लिश में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, ये मैं 2013 का पेपर 2-3 महीने पहले करवा चुका हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर हमें मिल नहीं पा रहा है, तो मैं इस पेपर को आपसे दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपसे 2014 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लगभग जो 200 क्वेश्चन्स लगभग रह गए हैं तो वो मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि 8 तारीख से आपके एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं। दूसरा वीडियो, जो लोग टीजीटी, पीजीटी और एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के और कॉमर्स के स्टूडेंट्स, तो उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मैं इसको दो तरीके से अपलोड करूँगा। तो जो मैंने क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहा हूँ 50,000 क्वेश्चन का स्पेशली, तो वो एनटीए नेट के लिए है, बट मैं पीजीटी टीजीटी मेंशन ज़रूर कर देता हूँ, ताकि जो है वो जो है, क्योंकि टीजीटी में इतना टफ पेपर नहीं आता, पीजीटी का फिर भी थोड़ा सा टफ पेपर आता है, और वो स्पेशली एक्चुअली एनटीए नेट वालों के लिए है ना, क्योंकि एनटीए नेट वालों को ज़्यादा क्वेश्चन लेवल नहीं होते। जो भी कोई वो मार्केट से बुक लेते हैं तो उसमें थ्योरी एक्सप्लेन करने के बाद ज़्यादा 200, 220 या 240 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। तो मैं डिफरेंट सब्जेक्ट के हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में देख रहा हूँ, उसमें दे रहा हूँ, तो वो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक फॉर एनटीए नेट, टीजीटी, पीजीटी, मिसलिनियस क्वेश्चन बैंक है ना। तो वो एक्चुअली स्पेशली तो वो एनटीए नेट के ही है, और पीजीटी टीजीटी वालों के लिए इसलिए थोड़ी सी है क्योंकि कुछ थोड़े बहुत इजी क्वेश्चन हैं, तो वो टीजीटी पीजीटी वाले भी देख सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें कथन क्या दे रखा है आपको, मतलब कि आपको स्टेटमेंट दे रखा है कि ग्रीन कार्ड धारक को कुछ सुविधाएं देता है, और कारण दे रहा है, रीज़न दे रहा है आपको, ग्रीन कार्ड स्वतः कस्टम यानी कि चुंगी से क्लियरेंस प्राप्त कर लेता है। तो इसमें ऑप्शन आपका जो सी है या 3 नंबर है, तो वो आपका कथन तो सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है कि ग्रीन कार्ड धारक को सुविधाएं देता है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इसका रीज़न दे रखा है वो गलत दे रखा है। निम्न में से कौन सा औद्योगिक संघ भारत का नहीं है? तो जो एडीबी है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो वो नहीं है भारत का। भारत सरकार ने देश के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बीओटी मॉडल विकसित किया है। तो पॉइंट नंबर 1 करेक्ट है कि बनाओ, उपयोग करो और हस्तांतरित करो। कठोर मुद्रा से क्या आशय है? 2 नंबर कि वह मुद्रा जो सरकारी अनुमति से दूसरी मुद्रा में आसानी से बदल जाए। किसी भी संगठन के अनेकों प्रकार होते हैं, निम्न में से कौन सा संगठन का प्रकार नहीं हो सकता? भौगोलिक। फिर से देखिए, इन्होंने कथन का क्वेश्चन दिया है ना, जो स्टेटमेंट दिया है आपको कि विक्रेता द्वारा उच्च कोटि की सेवाएं देने के बाद भी कुछ उपभोक्ता उनकी सेवा से असंतुष्ट रहते हैं, और रीज़न दे रहा है क्योंकि उन उपभोक्ताओं का आशा का स्तर नीचा होता है। तो इसमें पॉइंट 4 सही है कि कथन जो है तो वो ये एक्चुअली गलत है ना, लेकिन जो कारण जो है वो बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी बाजार विभक्तिकरण के प्रति वैकल्पिक विपणन व्यू रचना नहीं है? तो वो है अभेदित विपणन व्यू रचना। निम्न में से कौन सा TQM, इंग्लिश में कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ना, तो पूर्ण गुणवत्ता प्रबंध हिंदी में कहते हैं, का सिद्धांत नहीं है? तो वो है गुणवत्ता लागत की माप। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विपणन के पूरे लाभ तभी संभव हैं जब डैश। पॉइंट 1 कि जब कोई भी आर्थिक समूह ना हो। निम्न में से सांस्कृतिक वातावरण का कौन सा भाग नहीं है? सामाजिक परिस्थिति।
विक्रय प्रक्रिया में अंतिम अवस्था होती है, तो वो होता है बंद करना। अभिरुचि और व्यवहारिक विशेषताओं के प्रयोग के द्वारा बाजारों का विभक्तीकरण है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 कि मनोवैज्ञानिक विशालकाय बहुराष्ट्रीय निगमों की वैश्विक उपस्थिति वैश्वीकरण के अस्तित्व का प्रमाण है। वो है आर्थिक सर्वेक्षण अनुसंधान का प्रमुख लाभ इसकी है लोचशीलता। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय मॉडल है, तो वो है बाजार परिवेश रणनीतियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी निर्यात संवर्धन एजेंसी नहीं है, और ब्रैकेट में मेंशन किया है भारत में, तो विश्व व्यापार संगठन है ना, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन नीति का हिस्सा नहीं है, तो वो है व्यक्तिक विक्रय, पर्सनल सेलिंग। डैश से आशय उपयोगिता के योग से है, जिसमें विभिन्न उत्पाद विशेषताएं तथा सेवाएं सम्मिलित होती हैं, तो वो होती हैं उत्पाद अवधारणा। निम्न में से कौन सा विज्ञापन के मानकीकरण के रुकावट नहीं है, उत्पाद का आकार। अंतर्राष्ट्रीय विपणन का दर्शन है, एक अच्छा उत्पाद अपने को स्वयं बेच लेगा, यह कथन किस विशेषता को बताता है, तो वो है विपणनी। आज के उपभोक्ता की आवश्यकता है, तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। इसमें आपको 4 चीज़ें दे रखी हैं, तो आपको कूट बताने हैं इसमें, तो 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, मतलब मौलिकता, चातुर्य और निर्णायक सोच, है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। बाजार का चयन करते समय हम किस आधार पर बाजार को अपनी लिस्ट से अलग करते हैं, इसमें भी कूट दे रहा है आपको, तो कूट नंबर 1 ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के प्रतिबंधित देशों को छोड़ देना जहां शिपिंग कीमत बहुत अधिक पड़ती हो और देश के पास विदेशी विनिमय का अभाव हो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में आधारभूत उत्पाद की निम्न में से सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो वो है गारंटी। एक अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद को चयनित करने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, तो ये भी ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है कि जानकारी, उसके बाद ज्ञान, उसके बाद मूल्यांकन और उसके बाद चयनित करना, है ना, तो जो क्वेश्चन में दिया है वही ठीक है। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की विशेषता नहीं है, तो वो है पंजीयन, रजिस्ट्रेशन। डैश एक देश के संपूर्ण विपणन कार्यक्रम का प्रारंभिक बिंदु होता है, तो वो होता है सरकारी नीतियाँ। उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के विक्रय इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को जानने का प्रयास है, तो यह कथन किसने दिया, तो ये दिया पी कोटलर, मतलब फिलिप कोटलर ने। अंतर्राष्ट्रीय विपणन का पैकेजिंग एक महत्वपूर्ण भाग है, पैकेजिंग की अनेकों समस्याएं हैं, निम्न में से कौन सी पैकेजिंग की समस्या नहीं है, तो वो है भार। 4 पी से क्या आशय है, तो वो है विपणन मिश्रण। वह माल जो अंतिम उपभोक्ता के प्रयोग के लिए बना है और ऐसी शक्ल में है कि उसको बिना व्यापारिक प्रक्रिया के प्रयोग किया जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। एक कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आने से पहले अनेकों निर्णयों से गुजरती है, तो सबसे पहला निर्णय कौन सा है, तो वो होगा कि वैश्विक बाजार के वातावरण को देखना। अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद नियोजन प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, तो इसमें भी आपको ऑप्शन नंबर 2 सही है। 1 2 3 4, मतलब जो क्वेश्चन में दिया वही बिल्कुल सही है। कभी कभी ऐसा भी होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हो वही ऑप्शन ठीक होता है कि उत्पाद उद्देश्य, उत्पाद प्रस्तुति, विपणन मिश्रण और ग्राहक संतुष्टि, है ना। भारत सरकार ने 1965 में अपना पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ स्थापित किया, तो बम्बई में। मैं आपको बता दूं
कि जो EPZ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो तो बम्बई में हुआ था, लेकिन जो स्पेशल SPZ है स्पेशल प्रोसेसिंग जोन, ठीक है, तो वो कांडला में किया था। तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। DEPB का क्या आशय है? तो वो है पोर्ट की बाउंड्री को शुल्क मुक्त करना। नीचे अंतर्राष्ट्रीय फर्म के विज्ञापन बजट निर्धारण के तरीके दिए हैं। नीचे दिए हुए ढंगों में से कौन सा बजट निर्धारण का ढंग या तरीका नहीं है? तो वो है व्यूह रचनात्मक समता विधि। रिजर्व बैंक राजकोषीय बिलों को निर्यात करने के लिए निकालता है। इन बिलों को अधिकतम परिपक्वता अवधि होती है। तो इन बिलों की अधिकतम परिपक्वता होती है, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड होता है, वो होता है 0 से 6 महीने का। विदेशी विनिमय के लेन देन को नियंत्रित किया जाता है, तो विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में मूल्य निर्धारण के 3 वैकल्पिक विधियां हैं, तो वो कौन सी हैं? तो इसमें एक जो है आपकी पैकेजिंग अभिमुखी है, ठीक है। पोर्टफोलियो निवेश विदेशी निवेश का एक प्रकार है। निम्न में से कौन सा निवेश पोर्टफोलियो निवेश नहीं है? तो जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स है ना, इसे हम शॉर्ट में GDR बोलते हैं। कई बार ये भी नाम आ जाता है कि GDR और ADR का पूरा नाम बताइए। तो ADR का तो हो गया अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, और आपका GDR का हो जाता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो ध्यान रखना कि निवेश पोर्टफोलियो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स जो है वो निवेश पोर्टफोलियो नहीं है। एक प्रकार का कर जो एक व्यापार द्वारा कार्यान्वित प्रत्येक क्रिया के मूल्य पर लगाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वैट। अब जैसे कि आप जानते हो कि वैट खत्म हो चुका है ना, तो अब इस क्वेश्चन की कोई भी वैल्यू नहीं है। किसी वस्तु को विदेशों में ऐसे मूल्य पर बेचना जिस मूल्य पर उसी वस्तु को उसी समय तथा उन्हीं दशाओं में स्वदेश में बेचने के मूल्य से कम हो जाते हैं, ठीक है, तो वो होता है राशिपातन, डंपिंग। जो कीमतें उत्पादन और बिक्री के स्तर के साथ परिवर्तित नहीं होती उनको कहा जाता है स्थिर लागत। विदेशी विनिमय की पूर्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात भी होता है, विदेशी दूतावास का खर्चा भी होता है, और SDR स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स की निकासी भी। तो 4 नंबर ठीक है, उपयुक्त सभी। एक, अंतर्राष्ट्रीय कार कंपनी रोल्स रॉयस अपने लिए निम्न में से कौन सा वितरण माध्यम बनाता है? तो वो होता है हमारा बाहरी वितरण। एक प्रभावशाली सप्लायर किन्हीं पक्षकारों या देशों को इस शर्त पर छूट या प्रलोभन देते हैं कि वे किसी और का माल नहीं बेचेंगे, तो उसे हम कहते हैं एकाकी व्यवहार। विदेशी मूल्य उद्धरण का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो वह है GOV वैल्यू। मलाई उतारने की रणनीति को निम्न में से और किस नाम से जाना जाता है? तो वो होती है ऊंची मूल्य रीति नीति और रणनीति। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के निर्धारण में मूल्य निर्धारण व्यूह रचना प्रमुख भाग है, तो निम्न में से कौन सा व्यूह रचना का भाग नहीं है? तो उसे हम कहते हैं बाजार प्रवेशक मूल्य नीति। 4 प्रकार के निर्यात गृह होते हैं, निम्न में से कौन सा निर्यात गृह के लिए सबसे अधिक राशि की आवश्यकता होती है? तो वो होती है सुपरस्टार ट्रेडिंग हाउस। विदेशी आय का एक हिस्सा दोहरी विनिमय प्रणाली में रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता था, तो ये कितने प्रतिशत था? 40%। शब्द OGL ओपन जर्नल लाइसेंस, ठीक है, तो नीचे दिए गए किस विकल्प से संबंधित है? तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं कि बड़े उद्योगों के निर्यात के लिए, लघु क्षेत्र के उद्योगों के निर्यात आयात के लिए, और पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है ना, उपयुक्त सभी के लिए। निम्न में से कौन सी कोडीकरण की मूल व्यवस्था नहीं है? तो ना तो वर्ण क्रमांक संख्या है, ना संख्यात्मक संख्या है, और ना रंग कोड व्यवस्था है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। वैश्विक विपणन को नियंत्रित करने वाला मुख्य घटक है, तो वह है सरकारी नीति और विधायिका।
डैश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भुगतान की वह विधि जो निर्यातक को उसके विदेशी विक्रय के भुगतान में आश्वासन देती है, तो उसे हम कहते हैं साख पत्र। दो राष्ट्रों के बीच ऐसा समझौता जिसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से इस शर्त पर आयात करता है कि दूसरा देश भी पहले देश से बराबर मूल्य की वस्तु का आयात करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रति व्यापार। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 नंबर कि भौतिक वितरण प्रणाली समय तथा स्थान उपयोगिता का सृजन नहीं करती। निम्न में से कौन सा जन संपर्क विभाग का क्रियाकलाप नहीं है? देखिए वो होता है आपका व्यापार एवं मेला। गैलप और रॉबिन्सन टेस्ट किस से संबंधित है? तो वो विज्ञान की उपयोगिता नापने के लिए, है ना। चलिए अब इसमें आपको मैचिंग दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन एनटीए नेट में और पीजीटी टीजीटी में भी बहुत आते हैं, आपको एमकॉम में भी आ जाते हैं। नेट में और टीजीटी पीजीटी में तो बहुत आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही आपका ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाजार यानी कि विपणन सूचना प्रणाली के 3 प्रमुख हिस्से हैं। तो इसमें 3 नंबर सही है आपका कि एक तो आंतरिक विपणन सूचना, एक 2 नंबर आपका ऑप्शन 2 की विपणन सूचना, और एक 4 नंबर है ना विपणन शोध। निम्न में से कौन सी वित्तीय विश्लेषण की तकनीक नहीं है? तो वो है मूल्य श्रृंखला विश्लेषण। निम्न में से कौन सा वितरण व्यू रचना का विकल्प नहीं है? तो वो है संवर्धन दृष्टिकोण। ई टॉप से क्या आशय है? तो ई टॉप से आशय होता है पर्यावरण, खतरे, अवसर और रेखा चित्र। देखिए फिर से एक ये मैचिंग आ गया है, चलिए मैं इसको बता देता हूँ। तो 3 नंबर सही है इसमें ऑप्शन। जो आपका ये है कि जो 20 है आपका, तो वो सामान्य पेटेंट से ही आपका रिलेटेड है। जो आपका 50 है तो वो आपका 4 नंबर कॉपीराइट से रिलेटेड है, ठीक है। और ये ट्रिप्स के अनुसार टाइम दे रखा है आपको, है ना, और पेटेंट्स दे रखा है। और जो आपका सी है 10, तो वो दवाइयों से ही रिलेटेड है। और जो आपका डी नंबर पे 7 दे रखा है, तो वो आपका ट्रेडमार्क से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये ट्रिप्स के अनुसार इन्होंने टाइम दे रखा है और पेटेंट्स दे रखे हैं। ये देखिए नीचे ऑप्शन भी दे रखा है ना। चलिए, तो निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है? तो वो है पूंजी निर्माण में सहायक। कुछ दिन पहले वित्त मंत्री ने अनेकों उत्पाद के MEP घोषित किए। तो MEP से क्या आशय है? तो वह है न्यूनतम निर्यात मूल्य, ठीक है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम निर्यात मूल्य, ठीक है। वित्तीय लीवरेज का कार्य है वित्तीय व्यवस्था। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो MNCs होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, तो अक्सर निम्न में से किससे संबंधित रहती हैं? तो वो शोषण, शक्ति और बड़ा आकार, इन सभी से होती हैं। सीमा विहीन विपणन का सही क्रम क्या है? तो वो है ग्राहक मूल्य। फर्मों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो वो है बाजार संतृप्ति, ठीक है। EPRG ढांचे में एथनोसेंट्रिक शब्द का क्या आशय? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अपना देश जो है वो सबसे बेहतर है। EPRG ढांचा किसने प्रतिपादित किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कीगन WJ ने, है ना, कीगन WJ ने। पूंजीवादी साम्यवादी प्रजातंत्र किसके प्रकार हैं? तो वो राजनीति व्यवस्था के हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाहरी वातावरण में सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया है, तो वो है पर्यावरणीय परीक्षण और वातावरणीय जांच। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विपणन के बाहरी वातावरण का हिस्सा नहीं है? वो है उत्पाद। जब एक आयातित देश कुछ उत्पाद की श्रेणियों में यह सीमा निश्चित कर देती है ना, कि इस सीमा से अधिक माल
या आयातित वह स्वीकार नहीं करेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कोटा कहते हैं। ठीक है, कि वो इस सीमा से अधिक माल का आयात जो है वो स्वीकार नहीं करेगी, उसे हम कोटा कहते हैं। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के वातावरणीय समीक्षा की तकनीक नहीं है? तो वो है खोज एवं गहन अवलोकन। डैश ज्ञान का वह प्रयोग है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की सीमाओं को दोबारा परिभाषित करता है, तो वो है आपका अर्थव्यवस्था। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीयकरण का कौन सा क्रम सही है ना? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो वो घरेलू, देश के पार, वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय। निम्न में से कौन सा निजीकरण का हिस्सा या क्षेत्र नहीं है? तो होता है विनियंत्रण। तकनीकी वातावरण से आशय नई प्रौद्योगिकी, नया उत्पाद और नए बाजार से है, तो निम्न में से कौन सा तकनीकी वातावरण का हिस्सा नहीं है? इसरो। स्लेप्ट, SLEPT से क्या आशय है? देखिए, ये होता है आपका सामाजिक, वैधानिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी। अगर इंग्लिश में हम देखें तो आपका सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजी। मानव जनसंख्या के अध्ययन को, जिसमें आकार, घनत्व, स्थान, आयु, लिंग, व्यवसाय एवं अन्य आंकड़े शामिल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। ऐसी प्रथाओं का त्याग जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, तो एक है, तो वो केवल नैतिक दायित्व है। मैस्लो के अनुसार निम्न में से कौन सी आधारभूत आवश्यकता नहीं है? तो वो है स्व यथार्थवादिता। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कई बार अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। तो सबसे पहले जो इस्टेब्लिश हुआ था वो IMF हुआ था। IMF के बाद WTO हुआ था 1995 में, उसके बाद लिबरलाइजेशन हुआ था और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रशासकीय संचालन मंडल की बैठक होती है, तो वो साप्ताहिक होती है। निम्न में से कौन सा एशियान में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन भी मैं बहुत करा चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एशियान संघ में शामिल नहीं है। ठीक है। गरीब देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता पहुंचाना किस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है? तो वो IMF का है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ठीक है, चलिए फिर से ये आपको एक मैचिंग का क्वेश्चन दे रहा है, तो इसमें आपका जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए पॉज करके, चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो वो है आपका जाति प्रथा में कटौती। अब एक आपको देखो कथन दे रहा है, यानी कि स्टेटमेंट दे रहा है कि हिट लिस्ट सुपर 301, और कारण दे रहा है आपका कि विभिन्न देशों द्वारा तैयार सूची जो US का अपने बाजारों में प्रवेश निषेध करती है। तो इसमें कथन और कारण दोनों ठीक हैं, है ना, लेकिन ये जो कारण है, रीज़न दिया हुआ है, सही स्पष्टीकरण नहीं है हिट लिस्ट सुपर 301 का। सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र निम्न में से किस समझौते का मौलिक सिद्धांत है? तो वो गेट का है। अंकटाड 9th में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ हुई जिसमें विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाया? तो वो है GSP। वैश्वीकरण से आशय है, तो विश्व भर में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे देशों के लिए। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, कि विश्व भर में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए। निम्न में से कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो जो यूनिलीवर है वो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। एक शीर्ष संस्था जिसे फेडरेशन ऑफ इंडियन कहा जाता है, उसकी स्थापना डैश में हुई और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस डैश में है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन के जो स्थापना हुई वो 1985 में हुई और इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो बम्बई में है। निम्न में से कौन सा GSP, ठीक है, सामान्य अधिमान व्यवस्था जो पूरा नाम है, तो उसका उद्देश्य नहीं है? तो वह विकासशील देशों
को गारंटी देना। आखिरकार डैश को 1 जनवरी 1995 को डैश ने प्रतिस्थापित कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया। आखिरकार गेट को 1 जनवरी 1995 को WTO ने प्रतिस्थापित कर लिया। तो WTO की जगह 1 जनवरी 1995 को गेट की जगह WTO को स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। IBRD को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो उसे हम विश्व बैंक कहते हैं ना, वर्ल्ड बैंक है। और ये इसकी जो आंसर शीट है वो बाद में भी दे रखी है, तो बोल्ड भी कर दिए और बाद में भी दे रखी है। तो ये व्यूअर्स आपका 2013 का क्वेश्चन है। और इसके बाद 2014 का भी क्वेश्चन पेपर है। हिंदी में अभी मेरे को 2 ही अवेलेबल हो पाए हैं, बट इंग्लिश में मेरे पास 6 या 7 सेट हैं। बैक का भी पेपर है 2017 का मेरे पास, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है व्यूअर्स, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। ठीक है, मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो जैसे ही आपको पता लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें और आप इसकी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की जो है वो एक अपनी प्लेलिस्ट है ना। तो आपको उस प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो कॉमर्स की मैंने जो NTA नेट का जो मिसलिनियस क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है, आप उसकी स्टडी जरूर करिएगा। मेरा टारगेट उसमें कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में आपको 50,000 क्वेश्चंस देने का है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।